हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा बच्चों, अगर मैं इससे पहले के बारे में बात करूं तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी नॉन कंडक्टिंग कैविटी के बारे में। नॉन कंडक्टिंग कैविटी के बारे में आपने देखा था कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो एल वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, हम बात करेंगे बच्चों कंडक्टिंग कैविटी की। ध्यान से सुनना, हम बात करेंगे बच्चों कंडक्टिंग कैविटी। अब ये कंडक्टिंग कैविटी क्या होती है और वो जो हम लोगों ने बात करी थी वो थी नॉन कंडक्टिंग कैविटी। तो पहली बात, जैसे कि हमने बात करी कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर में से हमने कोई ना कोई एक पार्ट निकाल के वहाँ पे एक फ्री स्पेस क्रिएट करा दिया है। अब उस फ्री स्पेस में क्या क्या चीज़ें आती है, अगर चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, कहाँ तक रहती है, कहाँ तक नहीं रहती, ये सब चीज़ें हम एनालाइज करने वाले। तो आज का लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज इलेक्ट्रोस्टैट्स का लास्ट लेक्चर रहने वाला, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हमने देखा बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये पूरा एक कंडक्टर है, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज अ कंप्लीट कंडक्टर। इसका सेंटर से ये वाला इनर सरफेस का रेडियस r1 है और आउटर सरफेस का रेडियस r2 है। और ये कंडक्टिंग मटेरियल है भाई, यहां पर ये कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, अब अगर मैं इसको Q चार्ज दे दूं, सेंटर पर रख सकता हूं मैं चार्ज। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, कंडक्टर के अंदर चार्ज रखना और कंडक्टर को चार्ज देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी भी कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दूंगा, चार्ज देना और चार्ज रखना, जो कि अंदर फ्री स्पेस है, तो मैं इसके अंदर चार्ज रख सकता हूं। और चार्ज देना और चार्ज रखना, चार्ज देना में क्या है, जैसे मैंने इसको चार्ज दिया तो चार्ज दूंगा कंडक्टर को, तो वो कहां पर रहेगा। कोई भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैंने कंडक्टर को चार्ज दिया तो चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर चार्ज 0 रहेगा। ये है चार्ज देने की प्रक्रिया। इसमें मैंने चार्ज को रखा है, रख सकता हूं कोई भी चार्ज बॉडी को मैं कंडक्टर के अंदर बिल्कुल रख सकता हूं। अब रखने के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इन दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लो बच्चों, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम पूछते हैं कि सर आप अभी तो कह रहे कि सरफेस के अंदर चार्ज आएगा नहीं। भाई, आना और रखना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो मैंने यहाँ पे चार्ज रखा है, सेंटर पे जब मैंने चार्ज रख दिया तो हुआ क्या बच्चों, अब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलती है रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल निकलती है। अब नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी क्या। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने ऐसे बनाई तो बच्चों गड़बड़ है, क्योंकि ये तो कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है, यानी सर ये तो तरीका गलत है। बट ये चार्ज है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगी तो जरूर बनेंगी जरूर, और वो इसमें आएगी भी नहीं। तो यानी यहां पर इंडक्शन फिनोमिना होने वाला, और इंडक्शन फिनोमिना आप लोगों को बता चुका था मैं। देखिए, तो इंडक्शन फिनोमिना में क्या होगा बच्चों, ये अंदर का रेडियस r1, ये आउटर का रेडियस r2, सेंटर पे चार्ज रखा है +q, सेंटर पे +q चार्ज रखा हुआ है, तो अंदर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा -q, जो कि ये वाला कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर था। NC स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर क्या कहता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर इस चार्ज के कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ q चार्ज, अगर इसके इनर सरफेस पर बच्चों, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, तो इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना अंदर वाले सरफेस पे, तो कंडक्टर तो न्यूट्रल था, तो क्या होगा, उतना ही कंडक्टर पे चार्ज आ जाएगा बाहर, पॉजिटिव। प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनना बच्चों। तो ये क्यू चार्ज आ गया। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफली एनालाइज करो, समराइज करो। देखिए, ये एक कंडक्टर का आउटर सरफेस, ये कंडक्टर का इनर सरफेस, यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और इसके कारण बाहर पॉजिटिव चार्ज आया। बच्चों, इनको मैं इनसाइड बोल देता हूँ, इनसाइड, कि जो ये कैविटी के अंदर रखे हुए हैं,
ये बाहर रखा हुआ है क्यू नॉट। अब मैंने बोला कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। अब ध्यान से सुना, अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। प्लीज पे अटेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मान लेते हैं कोई भी जनरल डिस्टेंस है, लेट्स से स्मॉल आर, तो इस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सोर्स के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इनसाइड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इनसाइड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट सोर्स के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला सोर्स चार्ज पॉइंट सोर्स है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये देखिए, ये सरफेस इनर सरफेस, इसको S1 बोल देता हूं, इसको S2 बोल देता हूं। इनर सरफेस के लिए बोलो, इनर सरफेस के लिए सर, इनर सरफेस के लिए भी ये वाला पॉइंट बाहर है तो पॉइंट सोर्स की तरह ही काम करेंगे, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, ध्यान रखना। क्यू इनसाइड बोल दूं, चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, अब इस Q3 के लिए भी ये वाला पॉइंट बाहर है बच्चों, तो ये भी एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने वाला है, तो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे किसके कारण आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे केवल और केवल इस सरफेस चार्ज के कारण आएगा जो आउटर सरफेस पर अवेलेबल है। यानी इस P पॉइंट पर इन दोनों, जो कि चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, जो चार्ज रखा हुआ है और जो इंड्यूस्ड हो गया, उसके कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो उल्टा भी सेम होगा बच्चों। उल्टे का मतलब, अगर यहां पर एक सोर्स रख दूं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स रख दिया मैंने। अब वो एक्सटर्नल सोर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना बच्चों, तो उसके कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पे भी कोई फोर्स नहीं लगने वाला। देखो, इन दोनों चार्जेस की प्रेजेंस से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अगर यहां पर कोई सोर्स रख दिया जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके कारण भी इन पर फोर्स 0। इस मेथड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना अपने आप को। बेसिकली हमें करना क्या होता है बच्चों, हमें जो हमारे पास है ना, बहुत सारी डेलिकेटेड डिवाइसेस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ना खराब हो सकती है, तो हम ऐसी डिवाइसेस को ना एक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। चलिए अभी थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। पहले बताइए, क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कंडक्टर के बाहर, सुनना ध्यान से, अगर कंडक्टर के बाहर कोई भी चार्ज, कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर इफेक्ट केवल और केवल आउटर सरफेस का होने वाला है। Q जो हमने चार्ज रखा है और जिसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी रोल नहीं आने वाला। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, हमने यहाँ से क्या एनालाइज किया, हमने ये एनालाइज किया कि किसी भी कंडक्टर को अगर उसके अंदर चार्ज रखते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, सेंटर पे अगर हम चार्ज रख दें, तो जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है, Q इंड्यूस्ड, इनर सरफेस वाले चार्ज, ध्यान से सुनना, इनर सरफेस वाले चार्ज अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, जो ये क्यूब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके कारण जो रखा हुआ है और जो इंड्यूस्ड हुआ है, आउटसाइड द इनर सरफेस, ये वाला इनर सरफेस है बच्चों, दिस इज इनर सरफेस, आउटसाइड द इनर सरफेस, यहां से लेके इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ड्यू टू Q प्लेस्ड इन द कैविटी प्लस Q इंड्यूस्ड इन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से सुना बच्चों, यानी इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों यहां से स्टार्ट होंगी और यहां पर टर्मिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये खत्म, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, ये पॉइंट याद रखना। अब सुनो,
अब कि अगर मैं इस कंडक्टर के बाहर कोई भी चार्ज रख दूं, कोई भी चार्ज रख दो अब इस कंडक्टर के बाहर, क्या इन दोनों के कारण उस पे फोर्स लगेगा क्या? अरे सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगी तो फोर्स जीरो लगने वाला है, खत्म। अब बात ये आती है कि इसी कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर मैं इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा बच्चों? बच्चों ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ? तो जो ये प्लस क्यू चार्ज था और ये माइनस क्यू चार्ज था, ये तो ऑलरेडी असेंबल्ड हो चुके हैं इन सच अ फैशन कि इनर सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने ई एक्सटर्नल लगा दिया बच्चों, ई एक्सटर्नल, और यहां पर चार्ज इंड्यूस्ड है क्यू, चार्ज है क्यू। अब ये चार्ज जो आउटर सरफेस का चार्ज है, ध्यान से सुना इस लाइन को, अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रख देता हूं तो जो आउटर सरफेस पे चार्ज है वो ऐसे अरेंज करेगा, अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि आउटर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो। अब दोनों की एनालॉजी सुनो, अंदर वाला चार्ज ऐसे अरेंज करेगा कि अंदर वाले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, और अगर हम इस कंडक्टर को बाहर रख देते, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो जो आउटर सरफेस का चार्ज है वो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इनके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, यानी केवल और केवल बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। यानी अगर मैं चार्ज यहां पे रख देता हूं कोई भी क्यू, तो इस क्यू चार्ज पर केवल और केवल फोर्स इन दोनों के कारण लगने वाला है। दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जल्दी बताइए बच्चों, समझ में आया क्या? इसको एक थ्योरम से और डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। हालांकि नॉट इन योर सिलेबस, बट अच्छी जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो यूनिकनेस थ्योरम यही कहती है कि ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी अंदर केवल ये वाले फोर्स का ही इंपैक्ट जाने वाला है और बाहर केवल आउटर सरफेस का इफेक्ट जाने वाला है। यानी अगर मेरे पास मान लो ये कोई भी एक डिवाइस है, डेलिकेट डिवाइस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये खराब हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको एक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर रख दिया तो कंडक्टर के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट जीरो, तो ये सेफ रहती है। सेम ऐसे ही हमारे पास रीजन आता है कि जब थंडरिंग होती है, लाइट गड़गड़ाती है आसमान में और कई बार गिर भी जाती है और बहुत नुकसान भी करती है, तो बोला जाता है कि अगर आपके पास एक कार है और एक पेड़ है और लाइट कड़कड़ा रही है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपके लिए सबसे बेटर जगह होती है कि आप किसी भी कंडक्टर के अंदर बैठ जाओ। कंडक्टर बेसिकली कार के अंदर बैठ जाओ, कार बेसिकली कंडक्टर है। अगर उस पर थंडरिंग होती है, लाइट गिर भी जाती है, तो सारी की सारी लाइट बेसिकली अब एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम करने वाली है और आप कंडक्टर के अंदर बैठ गए हो तो आप पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, यानी यू आर सेफ। जल्दी बताइए बच्चों, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब समझ में आया आप लोगों को? देखिए जेई ने एक बारी क्या क्वेश्चन पूछा कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चों, और आप कॉमन सेंस से भी एनालाइज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम कंडक्टर, ये बच्चों यहां पर आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है। बेसिकली मैं इसको बोलूं तो थिक होलो कंडक्टर बोल सकता हूं। ये भी मेरे पास एक थिक होलो कंडक्टर है, ठीक है। चलिए, इसमें चार्ज जो है सेंटर पे रखा है, बिल्कुल सेंटर पर। इसमें सेंटर से यहां पर रख दिया चार्ज, ठीक है। बोला गया ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें एक चीज तो समझ में आती है बच्चों कि सर ने अभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट कि जो क्यू इंड्यूस्ड होगा वो ऐसे अरेंज करेगा कि उनके कारण, इन दोनों के कारण जो रखा हुआ है और जो इंड्यूस्ड होगा, आउटर सरफेस मतलब इनर सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। और जो कि ये सेंटर पे रखा हुआ है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टर्मिनेट करने वाली है ऐसे कुछ। जितना अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन गई हमारे पास सिंपली, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बना दी। चलिए
अब इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जो चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर से थोड़ा दूरी पर है, तो ऑब्वियसली भैया सेंटर से दूरी पर। अभी भी ध्यान से देखो क्या बोला गया, चार्ज ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों इसके कारण और इंड्यूस के कारण इस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। बट चार्ज अब सेंटर पे नहीं है बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहां पर कम और इसके पास में ज्यादा, इंडक्शन फिनोमिना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकलने वाली है, देखो यहां पे डायग्राम देखना बच्चों, ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपके पास। अब सेम ऐसा ही, अब एक चीज और यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए चलो सर यहां अंदर तो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्जेस का, बाहर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाहर जो चार्ज होगा क्या वो सेम इसी शेप में आ जाएगा या वो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज था, ये दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली यानी यूडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, अंदर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में आपने देख के बोला कि अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज बाहर जल्दी बताइए बाहर कैसा होगा, एनयूडी या यूडी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी हम आइसोलेट कंडक्टर के बारे में बात करेंगे प्लीज पे अटेंशन, आइसोलेट कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखो एक स्फीयर है बच्चों और स्फीयर के किसी भी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहने वाला है, किसी भी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहने वाला है। सेम यहां पर भी स्फीयर था, किसी भी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहने वाला है, तो इसका सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हर एक पॉइंट का आर सेम है, हर एक पॉइंट का आर सेम है, तो यहां पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहां पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो प्लीज ये ध्यान रखना अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर बाहर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बाहर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर अंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिला के जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इस प्रकार होगा कि अंदर इस वाले चार्जेस के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर वालों के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, बस दैट्स इट। अब एक चीज और याद रखो बच्चों, आउटर सरफेस के लिए यू हैव टू फॉलो दिस। अब देखो दो तीन केस बना देता हूं, मान लो कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप है, आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है और इसमें से मैंने ये एक स्फीयर निकाल लिया, ये कैविटी है, आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर था और ये कैविटी है मेरे पास। फिर वही बोला गया बच्चों कि चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे कैसा होगा। तो इनर सरफेस पे तो हमें समझ में आ गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बाहर देखिए बाहर का सरफेस कैसा है बच्चों, टेढ़ा मेढ़ा है, तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, यानी बाहर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। अभी वही बोला गया एक टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, इसमें से एक टेढ़ी मेढ़ी कैविटी निकाल दी तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पे चार्ज रख दिया बच्चों, सेंटर पे चार्ज रख दिया। अब सेंटर पे चार्ज रखने से यहां पर भी एनयूडी होगा, एनयूडी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर वही कि एक स्फीयर है बच्चों और स्फीयर में से टेढ़ी मेढ़ी कैविटी निकाल दी, स्फीयर में से टेढ़ी मेढ़ी कैविटी निकाल दी। अब इस पे यहाँ पे रखा गया है तो अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है कि अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाहर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाहर डिस्ट्रीब्यूशन होना केवल और केवल आर इनवर्स सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के डिपेंड करता है, और अंदर का आप देख सकते हो कि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा होगा और एक अच्छी शेप होगी, प्रॉपर शेप होगी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और शेप नहीं होगी प्रॉपर तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। अब बात करेंगे जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस का फ्लो होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेसिक है, सुनना ध्यान से। उसको समझाने से पहले मैं एक चीज समझाता हूं। मान लो ये हमारे पास एक पानी की बोतल है, h हाइट, और ये एक कंटेनर है हमारे पास, ये h1 मान लेता हूं और इसकी हाइट h2 मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। दोनों में पानी भरा हुआ है बच्चों, चलिए दिस इज ए, दिस इज बी, आराम से सुनना। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो पानी तो फ्लो करेगा भैया, कहां से कहां जाएगा, कॉमन सेंस से बताओ। तो सर कॉमन सेंस क्या है, पानी यहां से यहां जाएगा
क्योंकि ये ऊंची हाइट पर है। तो पानी विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सी फंडा है बच्चों। यहां पे पानी को रिप्लेस कर दो चार्ज से, पानी को रिप्लेस कर दो चार्ज से, ठीक है, और हाइट को रिप्लेस कर दो पोटेंशियल से, हाइट को रिप्लेस कर दो बच्चों पोटेंशियल से। यानी अगर हम चार्ज की टर्म्स में बात करें तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है बच्चों? चार्ज हमेशा पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, वैसे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं बट हम अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भग रही है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं कि दो कंडक्टर्स को अगर हम कनेक्ट कर दे तो कनेक्शन करने के दो तरीके हैं बच्चों। दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ये लिया और एक कंडक्टर ये लिया और दे आर वेरी फार अवे। फार अवे पे ध्यान देना। क्यों मतलब है फार अवे का? फार अवे का मतलब है बच्चों कि इसकी एक ही प्रेजेंस से बी पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, यानी ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है, तो ए बी पे कोई इंपैक्ट नहीं लगाएगा, बी ए पे कोई इंपैक्ट नहीं लगाने वाला है, यानी नो नीड ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन याद है ना, जब दो कंडक्टर्स पास पास होते थे तो इसके कारण पोटेंशियल इस पे भी होगा और इसके कारण पोटेंशियल इस पर भी होने वाला है, बट अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एंड दे आर वेरी फार अवे, पॉइंट नंबर 1, व्हेन कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एंड फार अवे। बच्चों देखना ध्यान से, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने घर बैठ के बना सकते हो, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेडियस आर मान लो, क्यू चार्ज मान लो, यहाँ पर ये कंडक्टर मान लेते हैं ए, यहाँ पर एक कंडक्टर है बच्चों जिसका रेडियस 2r है और इस पर चार्ज 2q है, या इस पे रेडियस मान लेते हैं 3q चार्ज मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, 3q चार्ज। तो ये ए है, ये बी है बच्चों, हमने इन दोनों को ना एक वायर से कनेक्ट कर दिया बच्चों। दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच। जब तक ये स्विच प्लस मतलब ऑफ नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, चार्ज फ्लो नहीं करने वाले। अब बात ये आई कि सर जो कि दोनों दूर दूर है, अनडाउटेडली देयर इज नो नीड ऑफ सुपरपोजिशन, तो अब बात ये आती है कि सर अब कैसे करें। तो बच्चों सिंपली क्या करो, ए का पोटेंशियल देख लो, बी का पोटेंशियल देख लो। तो पोटेंशियल एट ए की बारे में बात करूँ तो देखो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया बच्चों, KQ/R, सिंपल। पोटेंशियल एट ए कितना हो गया बच्चों, KQ/R। पोटेंशियल एट बी कितना आ गया बच्चों, 3KQ/2R, 3KQ/2R। दोनों में देखो बच्चों इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ये 1.5 KQ/R है, वो KQ/R है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि पोटेंशियल एट बी इज हायर देन पोटेंशियल एट ए, तो बी का पोटेंशियल हायर है ए के कंपैरिजन में। तो चार्ज कहाँ से कहाँ चलेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ चलेगा। अब ध्यान से सुनना, कब तक चलेगा, ये पानी दौड़ा कब तक दौड़ा सर, जब तक दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती। दोनों की हाइट का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। यानी चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, खत्म, जब तक फ्लो करता रहेगा। तो अब सिंपल सी सिचुएशन क्या बन गई बच्चों हमारे पास, देखो कि यहां से चार्ज आया है, मान लो क्यू चार्ज। अब क्यू चार्ज अगर उसमें से आ गया है तो बचा कितना भाई, 3Q था, क्यू चला गया तो 3Q माइनस क्यू बचा, 3Q माइनस क्यू, ये नया चार्ज बचा। इस पे कितना चार्ज था बच्चों, Q आया है, स्मॉल q, तो इसमें नया चार्ज कितना आ गया बच्चों, Q प्लस क्यू। और ये फ्लो जब तक पॉसिबल है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अभी मान लेता हूं कि इसका नया पोटेंशियल VA डैश हो गया, इसका नया पोटेंशियल VB डैश हो गया। दोनों को इक्वेट करो बच्चों नई चार्ज के साथ, तो इसका नया पोटेंशियल कितना हो गया, K इंटू क्यू, Q प्लस क्यू बाय R, दिस इज इक्वल टू K इंटू 3Q माइनस क्यू बाय, ये कितना था बच्चों हमारे पास 2R। देखो K ने कैंसिल आउट, R ने मारा, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 2Q प्लस 2Q, दिस इज इक्वल टू 3Q माइनस क्यू। सोल्व कर लो बच्चों, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये कितना आ गया, माइनस क्यू, इधर आके उधर जाके ये हो गया माइनस 3Q। तो ये ने ये को मारा, Q की वैल्यू आ गई Q/3। बात समझ में आई बच्चों। तो जब ये Q/3 चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इसमें से और Q/3 इस पे आ जाएगा, तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पूछा जाता है चार्ज फ्लो निकालो, तो चार्ज फ्लो निकाल दो ना, क्या बड़ी बात है। जल्दी बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो इनिशियली आपको ये चेक करना है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट्स इट। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज को दौड़ा दो।
कितना दौड़ाए हमें नहीं पता, बट इतना समझ में आता है चार्ज जब तक दौड़ेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बस नए वाले पोटेंशियल को बराबर रख दो, खत्म। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज़ें समझ में आई? आओ बच्चों, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अब बहुत बच्चों को ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट पता है, नहीं भी पता तो उन्होंने सुना जरूर है कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है। याद करो, आप लोगों ने घर में स्विचेस देखे होंगे, तो रियलिटी में हमारे स्विच में 3 पिन प्लग होता है ना, और 3 पिन प्लग में हम देखते हैं कि बेसिकली कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, एक यहाँ पर पिन होती है, एक ये पिन होती है और एक ये पिन होती है। तो बेसिकली जो ये वाली पिन होती है इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। एक इसमें एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास 2 टाइप की डिवाइसेस होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है ना, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आपका रेडियो, आपका टेलीविज़न, ये सब 2 पिन वाले, मतलब बेसिकली अगर मैं इसमें तीसरे पिन का ना भी यूज़ करूं तो 2 पिन मैंने एंटर कराने हैं और मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे कभी भी, है ना। और देखा भी होगा आप लोगों ने अडेप्टर, आपके पास 2 पिन वाले अडेप्टर्स होते हैं, टीवी में भी जो प्लग लगाते हो वो भी 2 पिन होता है। तो बेसिकली उसमें मुझे ज़रूरत नहीं होती न्यूट्रल की। लेकिन जितनी भी हैवी मशीनें होती हैं ना, जैसे आपके पास एसी हो गया, आपके पास फ्रिज हो गया, आपके पास कूलर हो गया, इन सब में 3 पिन प्लग चाहिए होता है और इनका बोर्ड भी अलग होता है। बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन अब ये 3 पिन प्लग की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि भाई इनमें क्या होता है ना, देखिए लोहे की चीज़ें है ये सारी की सारी, अगर ध्यान से देखो आप लोग, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो भी है, ये सारे के सारे, एसी, कूलर, सब लोहे के मटेरियल है। लोहा बेसिकली आयरन का एक कंडक्टर है, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसमें चार्ज इंड्यूस हो सकता है, देखा भी था हम लोगों ने, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी के सारे जो भी मटेरियल आउटर सरफेस होता है वो आयरन का मिलकर बना हुआ होता है, और आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर, और कंडक्टर है तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी, तो चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने उस केस में अर्थ नहीं लगाया, ध्यान से सुनना, अर्थ नहीं लगाया और हमने गलती से हाथ लगा दिया, नंगे पैर हैं हम लोग, तो विल रियलाइज़ कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम झटका लग जाता है। तो उस झटके को बचाने के लिए वी हैव टू यूज़ दैट न्यूट्रल पॉइंट। अभी इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनती हैं, नए घर बनते हैं, तो यू विल रियलाइज़ कि उसमें भी अर्थिंग होती है। ऊपर छत से एक छोटी सी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे ना एक वायर लगा देते हैं और उस वायर को अर्थ कर देते हैं, गड्ढा दबा के ना गड्ढे में दाब देते हैं, कि गलती से अगर कहीं पर भी आपके पास लाइटनिंग आ जाए, लाइटनिंग हो जाए और वो आपके घर पर गिर जाए, तो उसको घर पे कोई इफेक्ट ना आएगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके घर है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ख़राब हो सकते हैं, वो सभी की सभी प्रोटेक्ट हो जाती है। दैट्स वाई हम लोग ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब इस अर्थिंग के कॉन्सेप्ट से होता क्या, सुनो। अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर। अर्थ एक कंडक्टर है जिसका रेडियस हमारे पास RE है, रेडियस ऑफ अर्थ। इट्स अ स्फेरिकल इन शेप मान के चल लेते हैं, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन को पता है बच्चों 6400 किलोमीटर है, यानी इतने मीटर है। ध्यान से सुनना बच्चों। अब क्या होता है, जब भी मैं एक कंडक्टर उठाया, मैंने एक कंडक्टर उठाया बच्चों, इस कंडक्टर का रेडियस R है और ये मेरे पास अर्थ है बच्चों, ठीक है। अब इस कंडक्टर को अर्थ करना है तो बेसिकली कनेक्ट कर दो। मान लो इस पे चार्ज Q था बच्चों, तो ऑब्वियसली चार्जेस विल फ्लो। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाता है बच्चों, सेम। आओ लगाओ कॉन्सेप्ट। तो इस पे Q चार्ज, मान लिया इसका Q चार्ज फ्लो गया, तो इस पे जो नया चार्ज बचा वो कितना बचा बच्चों, Q माइनस Q। इस पे जो चार्ज आया वो कितना आ गया बच्चों, Q। अर्थिंग कर ली। अब इसका पोटेंशियल, नया पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, KQ माइनस Q बाय R। इसका कितना हो जाएगा बच्चों, K इंटू Q बाय RE। ध्यान से देखो, Q ने कैंसिल आउट। अब RE कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ इस कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब Q की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों इसको, तो RE इंटू Q माइनस RE इंटू स्मॉल Q, दिस इज इक्वल टू R इंटू स्मॉल Q। इस RE स्मॉल Q को उधर लेके चले जाओ बच्चों। तो ध्यान से देखो, RE इंटू Q, दिस इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो बच्चों, RE प्लस R। इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, दोनों में से Q कॉमन ले लो। अब स्मॉल Q की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल Q की वैल्यू ये आ गई बच्चों। ध्यान से देखो, इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। अब थोड़ा एनालॉजी समझते हैं।
रेडियस ऑफ अर्थ देखो 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ा रेडियस है भाई, बहुत बड़ा रेडियस। जो ये कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं, यू विल रियलाइज कि आप लोगों ने जितने भी केसेस करे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर का कंडक्टर, 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर। तो ये देखिए ये 2 मीटर, आर की वैल्यू 2 मीटर, वो आर की वैल्यू देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 64 लाख मीटर। तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर। तो मैं लिख सकता हूँ आर ई इज ग्रेटर देन आर। बहुत बड़ा होता है बच्चों आर। तो अगर आर बहुत बड़ा है, आर ई इज ग्रेटर देन आर बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ आर को अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट करो 0। तो जो छोटे क्यू की वैल्यू आई देखो बच्चों वो कितने है, क्यू इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई ने आर ई को मारा तो क्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू। अरे वाह, ये क्या हुआ, यानी हमने देखा कि जब भी हम एक कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, दिस इज अर्थ, तो उसका सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब जो ये चार्ज होता है ये कितना होता है बच्चों, 10 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम। सोचो ये चार्ज, रेडियस देखो। अब इसका पोटेंशियल देखो, अर्थ का पोटेंशियल कितना हो गया, अर्थ का पोटेंशियल देखिए, अर्थ का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर ई। अब बच्चों ये वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रो है, माइक्रो यानी 10 की पावर -6। ये देखो 64 लाख, यानी ये टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी बच्चों, सेम। यानी पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 0, पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 है। यानी अर्थ पे हम कितना भी चार्ज दे वो ले सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लेने के बाद इसके चार्ज पे कोई फर्क पड़ने वाला, इसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं हम लोग कि भैया इसका देखो इतना चार्ज आने के बाद भी इसका पोटेंशियल कितना है, 0। तो हमने तो एक लाइन पढ़ी थी, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यानी अल्टीमेटली इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया होगा बच्चों, 0। अब सुनना ध्यान से, यहां से 2 पॉइंट है। जब भी किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ करते हो, अर्थ का मतलब ग्राउंड के साथ अटैच करते हो, तो ये पॉइंट तो कंफर्म्ड है कि उसका पोटेंशियल 0 होगा। दैट इज 110% श्योर, डेफिनेटली 0 होने वाला है। यानी जब कभी भी कंडक्टिंग आए कि अर्थ कर दिया, अर्थ करते दिमाग की घंटी बजानी चाहिए, भाई पोटेंशियल तो 0 है, कंफर्म्ड 0 है। अब बात ये आती है कि सर चार्ज भी तो फ्लो हुआ ना, जब चार्ज ही नहीं बचा तो 0 पोटेंशियल। बच्चों चार्ज यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं, चार्ज सारा का सारा फ्लो कर भी सकता है, यानी बेसिकली जैसे इस केस में चार्ज 0 आ गया था, कुछ केसेस में चार्ज 0 भी आ सकता है और कुछ केसेस में चार्ज 0 नहीं आ सकता। किस केसेस में 0 आ सकता है, जब वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या है कि कहीं पर भी दूसरे आसपास के रीजन में कोई सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक आइसोलेट कंडक्टर लिया, उसको ग्राउंड कर दिया, तो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा डेफिनेटली। बट यहां पर एक कंडक्टर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब 0 नहीं होने वाला। बट क्या 0 होगा, ये कंफर्म्ड है कि पोटेंशियल तो कतई 0 हो जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये लॉजिक समझ में आया अर्थिंग का? अब यही अर्थिंग होती है, यही अर्थिंग होती है बच्चों, कि बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग उसको कनेक्ट कर देते हो तो जितना भी सरप्लस चार्ज होता है वो बाईपास कर जाता है। तो अगर आप उसको लगाते भी हो हाथ, सेकेंडली उसका पोटेंशियल 0 रहता है, उसका पोटेंशियल 0 रहता है। आप ऑब्वियसली आप न्यूट्रल हो, आपका पोटेंशियल 0 है, तो आप पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब आप उसको टच भी कर दोगे तो यू विल हार्डली फील एनी शो। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल, और फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर जो अभी अभी किया है, सेम डिट्टो वही ये कंडक्टर। अब बच्चों बार बार मुझे ना अर्थ बनाने की जरूरत नहीं है, तो अर्थ का एक सिंबल सा रिप्रेजेंटेशन होता है ये। जिन भी क्वेश्चंस में ये मिल जाए, जैसे हम लोग तिरंगा बनाते थे 6ठी 7वीं क्लास में, तो तिरंगे में हम ग्राउंड पे ऐसे ही खड़ा करते थे, तो बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो इस पे चार्ज क्यों है, आइसोलेट है, देयर इज नो अदर चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ दिस कंडक्टर। और एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, ये यहाँ पे चार्ज है, ये कंडक्टर है और इसको मैंने अर्थ कर दिया। ध्यान से सुनना, तो इसमें तो कंफर्म्ड है बच्चों, इसका कंडक्टर का पोटेंशियल 0, चार्ज भी 0। अभी अभी देखा है कि सारा का सारा चार्ज यहां पे फ्लो कर जाएगा।
दैट्स इट। अब इसमें देखिए, इसमें बोला जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज अब स्फीयर पे है क्योंकि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। अब हमें नहीं पता कितना चार्ज है बच्चों। हमेशा क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में है तो उस पर कोई भी चार्ज मान लो अपने आप कोई भी चार्ज जिसको ग्राउंड किया गया उस पर कोई भी एक चार्ज मान लो, लेकिन ये कंफर्म्ड है ना, ये तो सत्य है कि इसका पोटेंशियल क्या है बच्चों, 0। दिस इज 410% श्योर कि पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर इज 0। लेकिन अब इसका पोटेंशियल 0 है तो 0 किस किस के कारण है बच्चों, 0। सर दो चार्जेस है, एक तो ये रखा हुआ है जो यहां से d दूरी पर रखा हुआ है और एक इस चार्ज है, तो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। अब जल्दी बोलो, सेंटर पे जल्दी बोलो, इसके कारण कितना पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल KQ/D, इसके कारण बोलो KQ/R, खत्म। दोनों का सम 0 होना चाहिए, जो भी आएगा खत्म। तो यहां से KQ/D की वैल्यू देखो, माइनस KQ/R हो गया बच्चों, K विल कैंसिल आउट, तो Q की वैल्यू देखो क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई माइनस Q इंटू R/D। ये हमारे पास कंडक्टर पर चार्ज आ गया व्हेन कंडक्टर इज इन दी विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो देखिए दोनों पैरेलली करा दिए, जल्दी बताइए समझ में आई क्या चीजें। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जब ये डायग्राम बनाया था, ध्यान से सुनना, तो हमने बोला था यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है। बेसिकली ये एक ही कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जिसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। सेम इसका एक एनालॉजी ऐसा भी दिखता है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाई देगा, और उसमें बोला जाएगा 2 स्फेरिकल शेल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ठीक है बच्चों। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, ये देखो इसके बीच में देयर इज नो कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। यहां पे Q चार्ज देते थे, इनर पे माइनस Q आता था, इंड्यूस हो गए प्लस Q जाता था। अब इसमें देखिए ये और ये बिल्कुल अलग अलग कंडक्टर्स है, अलग अलग कंडक्टर्स है बच्चों। मान लो इस यहां पे सेंटर पे चार्ज रख दिया Q, इस पे चार्ज दे दिया Q1 और इस पे चार्ज दे दिया Q2। अब तो ध्यान सुनना, दीज आर नेट चार्ज ऑन S1, इसको सरफेस S1 बोल देता हूं, और दिस इज S2। तो ये इसके अपने अपने चार्जेस है S1 और S2। ठीक है बच्चों। अब किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे से पूछा जाए, मान लो इनका रेडियस R1 मान लेते हैं और इसका रेडियस R2 मान लेते हैं, जल्दी बताओ A पॉइंट का पोटेंशियल। अब जो कि ये कॉन्सेंट्रिक है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, जो कि ये कॉन्सेंट्रिक है तो सुपरपोजिशन रोल में आएगा, क्योंकि इस पे इसका भी इन्फ्लुएंस होने वाला है, इस पे इसका भी इन्फ्लुएंस होने वाला है, इस पे भी इसका भी इन्फ्लुएंस होने वाला है। यानी इस पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूं तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों को ध्यान रखना। ए पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ए पॉइंट पर तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, Q0, Q1, Q2। ए पॉइंट पर अगर हम बात करें, बाद में जो 0 होता है वो 0 हो जाएगा, जो बचेगा वो बचा लेंगे। ए पॉइंट पर अगर हम बात करें तो तीनों के कारण पोटेंशियल होगा बच्चों। चलिए जल्दी लिख के दिखाइए, पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट ए देखो बच्चों, Q0 पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, कितनी दूरी पर है, R1, तो KQ0/R1। ध्यान से सुनना बच्चों, ए पॉइंट S1 के सरफेस पर है, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, तो कितना चार्ज है Q1, तो प्लस KQ1/R1। पॉइंट ए S2 के लिए अंदर है, S2 के लिए अंदर है, तो जितना S2 के सरफेस पर है उतना ही अंदर होगा, क्योंकि हमने देखा था इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। कितना सेम, जितना उसका सरफेस। तो यहां से ये देखो सेंटर पे कितनी दूरी पर, यहां से सेंटर की दूरी है R2 और चार्ज कितना बच्चों Q, तो यहां से ये वाला पॉइंट निकालो KQ2/R2, तो प्लस KQ2/R2। सिमिलरली अगर कोई मेरे से बी पॉइंट पर पूछे पोटेंशियल, देखो बी पॉइंट पर, तो Q0 से ये वाला बी पॉइंट कितनी दूरी पर है, R2। Q1 से भी ये वाला पॉइंट बाहर है, तो ये भी एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, R2, और Q3 के तो सरफेस पर ही रखा हुआ है। ठीक है ना, तो VB देखो बच्चों, KQ0/R2
प्लस के Q1/R2 और Q2 को तो सरफेस पर ही है बच्चों, के Q2/R2। जल्दी बताइए क्या ये पोटेंशियल लिखने आए बच्चों आपको? जल्दी जल्दी बताइए क्या ये पोटेंशियल लिखने आए? अगर ये पोटेंशियल लिखने आ गए तो आप क्वेश्चन सुनो बच्चों। आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब एक स्फेरिकल शेल है, ये एक स्फेरिकल शेल है बच्चों, इस पे हमने चार्ज दिया Q, इस पे हमने चार्ज दिया 2Q, इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है 2R। ध्यान से सुनना, बोला गया इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। पहले देखो, पहले कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं था, दोनों आइसोलेट थे, अलग अलग थे। अभी हमने वायर से इनको कनेक्ट कर दिया गया, तो बोला गया बताओ कहाँ से चार्ज ट्रांसफर होगा और कितना होगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, चार्ज तो हमेशा पता है कि भैया हायर पोटेंशियल से लोअर जाने वाला है, ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से चार्ज को निकाल देंगे, जैसे अभी निकाला था हम लोगों ने। भाई बात क्या करनी है इसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद करना है। बट एक बच्चे ने लॉजिकली सोचा कि सर आप एक बार बताओ ना, आपने बोला यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल है और जितना भी चार्ज हम दे देंगे वो सारा का सारा आउटर सरफेस पे चला जाएगा, कंडक्टर के केस में होता है। बट सर आपने बोला कि यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो ये आउटर सरफेस पे नहीं जाएगा। बट सर जब आपने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? कुछ भी फर्क नहीं हुआ भाई। अब ये कंडक्टिंग मटेरियल मिल तो गया ना, और कंडक्टर चार्जेस को चलने के लिए रास्ता चाहिए होता, वो दे दिया हमने। अब तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम एनालॉगी बन गया बच्चों। जैसे ही मैंने वायर के साथ कनेक्ट किया, तो लॉजिकली सोचो, वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो अंदर चार्ज क्यू है, तो वो सारा का सारा आउटर सरफेस पे आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी है, कंडक्टर में अंदर सरफेस पे चार्ज ही नहीं सकता। तो बाहर अल्टीमेटली कितना चार्ज हो जाना चाहिए? 3Q, और अंदर कितना होना चाहिए? 0। ये हम लोगों की एजम्पशन है जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब बात यह आती है क्या रियलिटी में ऐसा होता है? लेट्स चेक इट आउट, चेक कर लेते हैं। अगर आ गया तो हमारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, देखा है, वो सब ठीक है। अब बात करते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। A पर पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, A पे पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, सुपरपोजिशन। B पर पोटेंशियल इसके कारण भी होगा और B पे पोटेंशियल इसके कारण भी होगा। चलो तो पहले पोटेंशियल एट A निकालते हैं। ध्यान से सुनना भाई। अब A पर देखो, A पर A से सेंटर की दूरी R, तो KQ/R, KQ/R। B पर देखो, B पर सेंटर से दूरी 2R, तो प्लस K, चार्ज भी 2Q है, बाय 2R। चलिए अब B पर देखो, B पर पोटेंशियल एट B सेंटर से 2R दूरी पर है, तो जितना सरफेस पर उतना ही सेंटर पर, तो B के कारण कितना हो जाएगा बच्चों? B के कारण देखो, B पे चार्ज है 2Q, तो K 2Q/2R। लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए ये बाहर है, इस वाले पॉइंट के लिए B बाहर है, तो पॉइंट सोर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, कितनी दूरी पर है? 2R, तो KQ/2R। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो एक बारी। कंपेयर करके हमने एक चीज को एनालाइज किया बच्चों, दोनों का सेकेंड वाला टर्म देखो सेम है, डिट्टो सेम है। दोनों का न्यूमरेटर पहले वाले का बिल्कुल सेम है, बट डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे R है, यहाँ पे 2R है, तो R छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गया बच्चों, चार्ज फ्लो कहाँ से करेगा? हाइयर से लोअर। यानी कुछ हम इसी अप्रोच के साथ जा रहे हैं जो हमने सोचा है कि अंदर सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात यह है कि सारा चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। इसमें से मान लिया हमने Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे बचा कितना बच्चों? नया चार्ज Q-Q। इस पे नया चार्ज कितना बचा बच्चों? 2Q प्लस Q आया भी तो है। आ जाओ अब लगाओ VA का नया पोटेंशियल, VA का पोटेंशियल देखो बच्चों, VA पे अब नया पोटेंशियल इसके कारण होगा Q-Q कहाँ? अच्छा इसके कारण, तो K इंटू Q-Q/R प्लस K इंटू 2Q प्लस Q, 2Q प्लस Q/2R। VB पे देखो बच्चों, VB पर नया पोटेंशियल किसके कारण होगा? K इंटू Q-Q/2R प्लस K इंटू 2Q प्लस Q/2R। दोनों को इक्वेट कर दो, VA डैश VB डैश,
क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सोल्व कर लेना बच्चों, यहाँ से Q की वैल्यू कैपिटल Q के बराबर ही आएगी। सोल्व कर लेना, कैपिटल Q की वैल्यू Q के बराबर ही आएगी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि बच्चों जब भी हम ऐसे चार्जेस को इंटरनली कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स को कनेक्ट करते हैं तो विल रियलाइज कि अंदर वाले का चार्ज पूरा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बच्चों ये दो के केस में है। अगर 3 आ जाए तो 3 का मतलब कैसे, एक कॉन्सेंट्रिक शेल एरी, एक एरी और एक एरी। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ए को सी के साथ, इनको बोलते हैं हम जंपर। जंपर का मतलब होता है कि देयर इज नो कनेक्शन ऑफ ए एंड सी विद बी, बी आइसोलेट है। अब क्या करें सर, अब भाई बहुत बेसिक सा फंडा है बच्चों। पहले ए पर पोटेंशियल निकालो, ए पे पोटेंशियल S1 के कारण भी आएगा, S2 के कारण भी आएगा, S3 के कारण भी आएगा। फिर बी पर पोटेंशियल, सी पर पोटेंशियल निकालो, S1 S2 S3। चार्ज को फ्लो करा दो और चेक कर लो, चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जल्दी बताइए बच्चों, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? हमको बोला गया देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैविंग रेडियस r, 2r, 4r। इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज 8q है। बोला गया इसको हमने अर्थ कर दिया, बीच वाले को। फाइंड द पोटेंशियल ऑन S2, फाइंड चार्ज ऑन S2, बेसिकली फाइंड चार्ज ऑन S2। अब देखिए S2 अर्थ कर दिया ना, अर्थ का मतलब क्या है, ये तो कंफर्म्ड है S2 का नेट पोटेंशियल 0 है, बट S2 पर पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा? तो हमने क्या बताया था तरीका कि जिस पर भी पोटेंशियल मानना हो ना, जिस पर भी पोटेंशियल 0 आ गया उस पर एक चार्ज मान लो। लेट से हमने ये चार्ज मान लिया Q। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 करना है बच्चों, तो इस पे पोटेंशियल यानी ए पॉइंट पर पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तीनों को ऐड करो और ख़त्म कर दो। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। VA, अब ध्यान से सुनना, ये Q इस S1 के लिए बाहर सरफेस है, बाहर, तो पॉइंट सोर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, 2r दूरी पर है तो KQ/2r। ये वाला पॉइंट सरफेस पर ही है तो सरफेस सेंटर से कितनी दूरी पर है, 2r, तो प्लस KQ/2r। ये वाले पॉइंट के लिए B पॉइंट, A पॉइंट अंदर है तो इसके सरफेस पे देखो, सरफेस कितनी दूरी पर है, 4r, चार्ज कितना है, 8q, तो K8q/4r। और इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0, क्योंकि A जो है कंडक्टर है, अर्थ है भैया, अर्थ है, तो नेट चार्ज तो 0, नेट पोटेंशियल 0 होगा। अब देख लो K खत्म हो गया, R खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, Q ये बचा Q/2 प्लस Q/2 प्लस इसने इसको मारा बच्चों, ये 2q बचा बस। दिस इज इक्वल्स टू 0, 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया हमने, q प्लस q प्लस 4q, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको भी इधर लेके ख़त्म कर दो बच्चों।